प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। आज हम इस टॉपिक के ऊपर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका अर्थ और परिभाषा के बारे में ही बातें करेंगे। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को तो निश्चित रूप से इसकी जानकारी होनी ही चाहिए क्या कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है क्या चीज। अगर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की जानकारी नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि वो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी नहीं कहलाएंगे। वास्तव में संपूर्ण मानवता को यदि विनाश से बचाना है, सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है, तो यह जिम्मेदारी किसकी होती है? राजनीति विज्ञान की है। व्यक्ति अच्छे से अच्छा जीवन जिए, यह लक्ष्य किसका है? राजनीति विज्ञान का। इसलिए समाज व्यवस्था में जो समाज के लिए निर्णय लेने वाले हैं, क्या उन निर्णयकर्ताओं की शक्ति असीमित हो या सीमित हो? उनके द्वारा शक्तियों का सदुपयोग किया जाता है या दुरुपयोग किया जाता है? और यदि निर्णयकर्ताओं के द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है तो उन दुरुपयोग को कैसे कम किया जाए, कैसे रोका जाए? इसी बात का उत्तर मिलेगा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में। मैं इसको व्यापक रूप में समझाऊंगा। इसके लिए सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हम प्रतिदिन राजनीति विज्ञान विषय पर जो एक एक टॉपिक अपलोड करते हैं उसकी सूचना जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आपका ये परम दायित्व है कि जो विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं वह अपने मित्र मंडली के लोगों से अवश्य बताएं, जिससे कि सभी विद्यार्थियों का हित हो सके। सभी विद्यार्थी राजनीति विज्ञान की गंभीर से गंभीर बातों के बारे में परिचित हो सके। ये मेरा मूल लक्ष्य है कि मैं राजनीति विज्ञान को इस रूप में समझाऊंगा कि आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ध्यान दें, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अर्थ और परिभाषा, ये तीन बातें होगी। वैसे कहें तो हम दो बातें हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है क्या चीज। ठीक है, ध्यान दें मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में जब हमने इससे पिछला जो टॉपिक आपको समझाया था, मैं क्रमबद्ध रूप में समझा रहा हूं आपको, पहले ध्यान दीजिएगा। मैं टॉपिक से टॉपिक को जोड़ रहा हूं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं सिस्टेमेटिक तरीके से व्यवस्थित रूप में समझाऊंगा आपको। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से पहले मैंने आपको संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली समझाया था। अच्छा, उसमें मैंने आपको संकेत दिया था। क्या संकेत दिया था? कि भाई संसदात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उपेक्षा होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वास्तविक रूप में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। समझना इसको। क्यों? क्योंकि संस्थात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकलती है और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का विलय हो जाता है और उस विलय के परिणाम स्वरूप एक नई संस्था का निर्माण होता है जिसे संसद कहा जाता है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण लागू नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ कानून बनाने वाले ही कानूनों की क्रियान्विति कर रहे हैं। बहुत गंभीर बात है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वास्तविक रूप में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 1 व्यवस्थापिका के बारे में है, अनुच्छेद 2 कार्यपालिका के बारे में, अनुच्छेद 3 न्यायपालिका के बारे में है।
अर्थात अनुच्छेद 1 कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका मतलब कांग्रेस कानून बनाए। राष्ट्रपति अनुच्छेद 2 कह रहा है राष्ट्रपति मतलब कार्यपालिका कानूनी क्रियान्वित करे। अनुच्छेद 3 कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड दे और संविधान कानून की व्याख्या करे। शक्ति पृथक्करण हो गया व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। तो वास्तव में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है। यहां तक ये बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते, देखो मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, समझना है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, समझना है, औपचारिकता नहीं निभाना है। ध्यान दें भाई, समाज व्यवस्था को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए प्राचीन समय से ही किसी न किसी रूप में नियमों की आवश्यकता रही है, कानूनों की आवश्यकता रही है। अब ये अलग बात है कि समाज कभी आस्था के सहारे जिया है तो कभी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों के द्वारा सावचेत रूप में सोच समझकर निर्णय लिए गए हैं। मैंने कहा कि कभी समाज आस्था के सहारे जिया है, जैसे राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, तो इसमें कहा जाता है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वरीय है। तो यहाँ वास्तविक रूप में ये कहा जाता है कि भाई अगर राजा बच्चा भी है, बालक भी है, तो उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह स्वयं ही ईश्वर है, तो ईश्वर के आदेशों को उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ये आस्था की बात होगी। परंतु आप स्वयं देखिएगा, जब आस्था के सहारे व्यक्ति जीवन जी रहा है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में शक्ति का दुरुपयोग छिपा हुआ है। अर्थात आस्था के सहारे जब समाज व्यवस्था को चलाया जाता है तो शक्ति का दुरुपयोग भी होता है। परंतु क्या सावचेत रूप में जब समाज व्यवस्था को चलाया जाता है, सोच समझकर जब समाज के लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं, तो क्या शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता? यस, सावचेत रूप में जब निर्णय लिए जाते हैं तो वास्तविक रूप में ऐसी स्थिति में भी जिन व्यक्तियों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, जो निर्णयकर्ता कहलाते हैं, भाई उनके द्वारा भी शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है। तो फिर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोका कैसे जाए? प्रारंभ से ही, प्राचीन समय से ही मानव मस्तिष्क के सामने ये महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। मानव मस्तिष्क के सामने ये प्रश्नवाचक चिन्ह है कि शक्ति के दुरुपयोग को रोका कैसे जाए। भाई राजनीति विज्ञान विषय ही वो विषय है जो कि वास्तविक रूप में शक्ति के दुरुपयोग को 100% समाप्त तो नहीं कर सकता, परंतु संस्थागत रूप में ऐसी व्यवस्थाएं अवश्य करवा सकता है जिससे शक्ति का दुरुपयोग कम से कम होगा तो सही। 100% शक्ति के दुरुपयोग को दूर करने की कोई औषधि, कोई रामबाण औषधि, कोई सिद्धांत आज तक दुनिया में नहीं आया है। परंतु फिर भी राजनीति विज्ञान का ये परम दायित्व है कि किसी न किसी रूप में ऐसा सिद्धांत, ऐसी व्यवस्था तो दी जाए जिससे कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सके। इसी ही रूप में प्राचीन समय से ही किसी न किसी रूप में विचारकों के द्वारा ये विचार दिए गए हैं कि शक्ति का विभाजन कर दिया जाए, शक्ति का पृथक्करण कर दिया जाए, शक्ति को अलग अलग हाथों में दे दिया जाए जिससे कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सके। वास्तव में यदि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो हम राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु से ही इसका प्रारंभ मान सकते हैं। वास्तव में अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में भी स्पष्ट रूप में तो सरकार के 3 अंगों का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जब उन्होंने सरकार के 3 कार्यों का उल्लेख किया है तो ऐसा लगता है कि बीज रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत मौजूद था। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत मोंटेस्क्यू ने जो दिया वो नहीं हो सकता। शक्ति विभाजन का श्री गणेश तो हो गया था। इनसे भी पहले इनके गुरु प्लेटो ने अपनी पुस्तक द लॉज में अप्रत्यक्ष रूप में इसके संकेत किए थे। इसके बाद में
आगे हम बढ़ते हैं तो अरस्तु, सिसरो, पोलिबियस, जीन बोंदा, जॉन लॉक, स्वाम मॉन्टेस्क्यू तो शक्ति प्रतिक्रिया सिद्धांत के जनक हैं। फिर इसके बाद में मॉन्टेस्क्यू के बाद में विशेषकर ब्लैकस्टोन, मेडिसन और हैमिल्टन जैसे विद्वानों ने किसी न किसी रूप में शक्ति विभाजन की बातें की है कि भाई शक्ति को अलग अलग हाथों में सुपुर्द कर दिया जाए, जिससे कि शक्ति का सदुपयोग हो, शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो, शक्ति की विरोधी बन जाए, शक्ति की नियंत्रक बन जाए। तो वास्तविक रूप में यहां मूल बात, अब हम देखो क्रमबद्ध रूप में आगे बढ़ेंगे, मूल बात एक आ रही है कि प्राचीन समय से ही मानव मस्तिष्क के सामने ये समस्या रही है कि शक्ति के दुरुपयोग से बचा कैसे जाए। जैसे लॉर्ड एक्टन कह रहे हैं कि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है। नोट कीजिएगा, लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति व्यक्ति को पूर्ण रूप में भ्रष्ट कर डालती है। तो भाई वास्तव में जब कानून बनाने की शक्ति, कानूनों को क्रियान्वित करने की शक्ति और न्यायिक शक्ति एक ही संस्था या एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, तो ये तानाशाही की, स्वेच्छाचारी की उचित परिभाषा कही जा सकती है। मतलब तानाशाही स्वेच्छाचारी शासन की उचित परिभाषा है कि एक ही हाथ में, एक ही व्यक्ति के हाथ में, एक ही समूह के हाथ में, एक ही संस्था के हाथ में, एक ही दल के हाथ में यदि व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायिक शक्ति सुपुर्द कर दी जाए तो यह स्वेच्छाचारी शासन की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कही जाएगी। तो ऐसी स्थिति में विचारकों ने यह विचार किया कि क्या शक्ति के दुरुपयोग से बचाव का कोई रास्ता है। सबसे पहले इनके सामने यह समस्या आई कि हम किस राजनीतिक शक्ति को सदुपयोग कहें, किसको दुरुपयोग कहें। मतलब शक्ति का किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो उसे सदुपयोग कहें, और किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो उसे दुरुपयोग कहें। इन सब बातों के निष्कर्ष रूप में, निचोड़ रूप में, वास्तविक रूप में मॉन्टेस्क्यू के द्वारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत स्पष्ट रूप में दिया गया है, जिसे कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। किसको? मॉन्टेस्क्यू को। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के जनक कौन है? फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, आप इधर आइए। ये मैंने पृष्ठभूमि तैयार की है जिससे कि आप ये सारी बातें समझ जाएं। आशा करता हूं आप यहां तक समझ गए होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैं संकेत कहां दे रहा हूं? संकेत ये दे रहा हूं कि यदि वास्तविक रूप में भाई राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है, सरकार के 3 अंग हैं, मतलब राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति राज्य में होती है, और वह किस रूप में होती है? कानून के रूप में, कानून की क्रियान्विति के रूप में और इनकी व्याख्या करने के रूप में। तो वास्तविक रूप में ये जो सरकार के 3 अंग हैं, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति जो 3 रूपों में हो रही है, ये एक व्यक्ति के हाथ में, एक संस्था के हाथ में तो शक्ति का दुरुपयोग होगा। और इसको रोका कैसे जाए? इसको अलग अलग हाथों में सुपुर्द कर दिया जाए। जब व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायिक शक्ति को अलग अलग हाथों में सुपुर्द कर दिया जाता है तो इसे ही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एक प्रकार से इनको 3 शक्ति मानिएगा, व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायिक शक्ति। तो ये शक्ति एक हाथ में होंगी, एक संस्था के हाथ में होंगी, एक व्यक्ति के हाथ में होंगी, एक समुदाय के हाथ में होंगी, एक दल के हाथ में होंगी। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं वहां पर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकता। इसलिए व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायिक शक्ति को अलग अलग संस्थाओं में विभाजित कर दिया जाए तो इस विभाजन को ही शक्ति पृथक्करण कहा जाता है। अब हम स्पष्ट रूप में समझेंगे इसको। ध्यान दें मेरे भाई, देखिएगा मैंने यहाँ 2 पार्ट बनाए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की और दूसरा है इसकी अर्थ परिभाषा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पहला बिंदु बनाया आपके लिए, शक्तियों का संस्थाकरण। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग से यदि बचना है, पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग से बचना है, तो इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है शक्तियों का संस्थाकरण। मतलब उन शक्तियों को संस्थागत रूप दे दिया जाए, संस्था का रूप दे दिया जाए, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका।
ठीक है। तो प्राचीन समय से ही किसी न किसी रूप में शक्तियों का संस्थाकरण किया जाता रहा है, नोट कीजिएगा। दूसरी बात, संविधान द्वारा शक्तियों को दो प्रकार से नियंत्रण में रखा जाता रहा है। अब नोट कीजिएगा यहाँ, संविधान के द्वारा शक्तियों को दो प्रकार से नियंत्रण में रखा जाता रहा है, मतलब प्राचीन समय से ही शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए दो उपाय अपनाए जाते रहे हैं। कौन कौन से हैं, देखो समझना है इसको। पहला है शासन शक्तियों का कार्यात्मक विभाजन, बहुत महत्वपूर्ण बात है, शासन शक्तियों का कार्यात्मक विभाजन। जो ये शासन शक्तियों का कार्यात्मक विभाजन है, इसका मतलब ये है कि जो सरकार के तीन अंग हैं, प्राचीन समय से किसी न किसी रूप में सरकार के तीन ही अंग माने जाते रहे। अरस्तु ने भी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में इसका संकेत किया था, जॉन लॉक ने भी इसका संकेत किया था अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, सामाजिक अनुबंध में, ठीक है, जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक में, है ना। तो वास्तव में शासन शक्तियों का कार्यात्मक विभाजन का मतलब ये है कि यहाँ सरकार के तीनों अंगों को अलग अलग रूप में शक्तियाँ दे दी जाती हैं। वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किसी भी रूप में अपने कार्य, शक्ति और अवधि की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं, बल्कि एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में आप ये बात देख सकते हैं। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में स्पष्ट रूप में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जिक्र नहीं है, लेकिन जब उस संविधान का अध्ययन करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1, 2 और 3 का अध्ययन करते हैं तो ये बात स्पष्ट होती है कि वहाँ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, ठीक है। शासन शक्तियों का कार्यात्मक विभाजन, एक तो ये है उपाय, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको अपनाया गया है, ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, राज्य की शक्तियों का प्रादेशिक या भौगोलिक, नोट कीजिएगा, प्रादेशिक या भौगोलिक, दोनों बातें नोट कीजिएगा, प्रादेशिक या भौगोलिक विभाजन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में राज्य की शक्तियों को भौगोलिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर विभाजित कर दिया जाता है। कैसे, जैसे फेडरल सिस्टम में ऐसा होता है, संघात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा होता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है, भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ संविधान के द्वारा सीधा ही केंद्रीय और प्रांतों की सरकारों में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। यस, समझ गए। जब किसी भी देश के अंतर्गत संविधान के द्वारा, मैं क्या कह रहा हूँ, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों, राज्य मतलब प्रांतों, इकाइयों, घटक इकाइयों, कुछ भी कहिएगा, जब संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों या प्रांतों के मध्य शक्तियों का सीधा ही विभाजन या बंटवारा कर दिया जाता है तो वह संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। तो ये दूसरा उपाय हो गया, ठीक है। तो ये जो वास्तविक रूप में दो प्रकार से नियंत्रण में रखा जाता है, तो पहला जो है ना, पहला बिंदु शासन शक्तियों का कार्यात्मक विभाजन, हमारा जो आज टॉपिक है वो यही है, क्या, शासन शक्तियों का कार्यात्मक विभाजन, मतलब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। पहला है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत से संबंधित है, और दूसरा है जिसके अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था की बात आती है। संघात्मक शासन व्यवस्था को मैंने ठीक से आपको समझा दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। समझ गए ना, नहीं समझे फिर से कह रहा हूँ भाई, संविधान द्वारा शक्तियों को दो प्रकार से नियंत्रण में रखा जाता रहा है प्राचीन समय से। या तो सरकार के जो तीन अंग होते हैं, है ना, मतलब उनके अलग अलग कार्य अलग अलग रूप में बांट दिए जाते हैं, भाई उनके कर्मचारी अलग अलग हो जाएंगे, उनकी कार्यकाल अवधि अलग अलग हो जाएगी, एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब इनके कार्य, शक्ति और अवधि बिल्कुल पृथक पृथक होंगे, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होंगे, जिसे कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। और दूसरा क्या है, राज्य की शक्तियों का प्रादेशिक या भौगोलिक विभाजन। इसके अंतर्गत राज्य के अंतर्गत ही भौगोलिक आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र को अलग शक्ति दे दी जाती है और प्रांतों या राज्यों को अलग शक्ति दे दी जाती है। शक्ति का सीधा ही उल्लेख संविधान के अंतर्गत कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है जिससे कि शक्ति का सदुपयोग हो, शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो। भाई यहाँ पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने कार्य क्षेत्र तक सीमित रहेंगे तो शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा, है
और यहाँ पर केंद्र और राज्यों को अलग अलग रूप में शक्तियाँ दे दी जाएंगी, मतलब उनके विषय बता दिए जाएंगे कि भी आप इन विषयों के ऊपर कानून बनाइएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी जो है शक्ति के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया जाता है। तो मूल बात तो एक राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए, इसके दो उपाय हो गए, ये संघात्मक व्यवस्था और ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो आज हम किस विषय को ले रहे हैं, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को। संघात्मक व्यवस्था मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अब आगे बढ़ें, यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़े, क्रमबद्ध रूप में चलना है हमें, व्यवस्थित रूप में, सिस्टमेटिक तरीके से। अब अगली बात मैंने क्या नोट की, यहां ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, देखो राजनीतिक शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उनको नियंत्रित करने की व्यवस्था शासन शक्तियों को पृथक करके की जाती है। इससे, अब यहां मैंने आपके लिए 5 बिंदु माने, इससे क्या होगा, ये परिणाम 5 बिंदु में आएगा। इसका मतलब क्या है कि यदि राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है तो इसके लिए आपको शासन शक्तियों को पृथक करना होगा। मतलब वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना है तो इसके लिए आप उसे नियंत्रित करें, और नियंत्रित यदि करना चाह रहे हैं तो इसके लिए वास्तविक रूप में शासन मतलब सरकार की शक्तियों को पृथक पृथक कर दीजिए। अर्थात कानून बनाने की शक्ति एक संस्था को दे दीजिएगा, कानूनों को लागू करने की शक्ति दूसरी संस्था को दे दीजिएगा, और इसके बाद में वास्तविक रूप में जो कानून बनाए जा रहे हैं और कानूनी जो क्रियान्वित की जा रही है वह वास्तविक रूप में जो संविधान है, जो नियम है, उनके अनुरूप हो रहा है या नहीं, इसे देखने की जो शक्ति दे दी जाए वह न्यायपालिका को दी जानी चाहिए। 3 अंग हो गए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसकी मूल बात यह है कि भाई यहाँ वास्तव में ये तीनों शक्ति, देखो मैं क्या बोलूं, तीनों शक्ति, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों शक्ति कहीं गठजोड़ बना करके 2 शक्ति एक तरफ हो जाती है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, या न्यायपालिका और व्यवस्थापिका हो जाती है, न्यायपालिका और कार्यपालिका एक तरफ हो जाती है, तो डेफिनेटली अत्याचार होगा, व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए विद्वानों का कहना है, विशेषकर मोंटेस्क्यू क्या कहना है कि भाई शक्ति को यदि आपको नियंत्रित करना है तो इसके लिए आप शक्ति को पृथक पृथक कर दो, मतलब उसको विभाजित कर दो कि कानून बनाने की शक्ति एक संस्था को दे दो, कानून को लागू करने की शक्ति दूसरी संस्था को दे दो, और इसके बाद में ये देखने की शक्ति कि कानून ठीक से क्रियान्वित हो रहे हैं या नहीं, और जो कानून बनाए जा रहे हैं वो भी संविधान के अनुरूप है या नहीं। तो ये देखने की जो शक्ति है वह अलग संस्था को दे दो, जिसे कि न्यायपालिका कहा जाता है। तो 3 अंग हो गए, व्यवस्थापिका कानून बनाए, कार्यपालिका कानून की क्रियान्वित करे, और न्यायपालिका वास्तविक रूप में कानूनों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है, और यहाँ व्यवस्थापिका जो कानून बना रही है वह संविधान के अनुरूप है या नहीं, और कार्यपालिका जो कानूनों की क्रियान्वित कर रही है वह उस रूप में ही क्रियान्वित कर रही है या नहीं जिस रूप में व्यवस्थापिका ने बनाया। या कार्यपालिका के द्वारा कोई नीति बनाई जाती है, निर्णय लिया जाता है, वह संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। इन सब बातों को देखने की जो जिम्मेदारी होगी न्यायपालिका की होगी। तो यहाँ शक्ति पृथक पृथक कर दी मेरे भाई, कर दी ना, यही तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। अभी भी नहीं समझे, बहुत बातें आएंगी आगे, आगे बढ़े। अब यहाँ फिर से दोहरा रहा हूं मैं, राजनीतिक शक्तियों के दुरुपयोग को, देखो यहाँ दुरुपयोग को मतलब जैसे सदुपयोग हो, राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग नहीं हो। अरे भाई, राजनीतिक विज्ञान का लक्ष्य तो यही है कि राजनीतिक शक्तियों का सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो। मैं तो ये कह रहा हूं कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, प्राध्यापक और राजवैज्ञानिकों को राजनीति के मैदान में उतर जाना चाहिए, जिससे कि राजनीतिक शक्ति का सदुपयोग हो और दुरुपयोग को रोका जा सके। यस, देखिएगा, दुरुपयोग को रोकने के लिए उनको नियंत्रित करने की व्यवस्था शासन शक्तियों को पृथक करके की जाती है। इससे क्या क्या होगा, शासन शक्तियों को पृथक करके की जाती है। कैसे पृथक करेंगे, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होगी, डायग्राम मैंने इसलिए बनाया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होगी। ये शक्ति 1 नंबर है, ये शक्ति 2 नंबर, शक्ति नंबर 3, 1 शक्ति, 2 शक्ति, 3 शक्ति, 3 शक्ति होगी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। 3 शक्तियां क्यों हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा लास्ट में, ठीक है, यहाँ आकर के दूसरे पार्ट में। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अब ये शक्ति पृथक होगी। अब मैं उदाहरण दे सकता हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका के मैंने इसलिए यहाँ 1 2 लिखा है, अनुच्छेद 1 में व्यवस्थापिका की शक्ति को ले किया गया है, अनुच्छेद 2 में कार्यपालिका की शक्ति को ले किया गया है, अनुच्छेद 3 में न्यायपालिका की शक्ति को ले किया गया। तो शक्ति पृथक पृथक कर दी ना। अरे भाई, यही तो शक्ति पृथक्करण है।
कि भाई एक हाथ में राजनीतिक शक्ति नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या परिणाम निकल रहे हैं, ध्यान दें। शक्ति शक्ति की नियंत्रक बन जाती है। मतलब जब शक्ति को पृथक पृथक कर दिया जाता है, जैसे व्यवस्थापिका अलग होगा, कार्यपालिका अलग होगा, न्यायपालिका अलग होगा। मैंने किसी भी रूप में तीर के निशान से यहाँ इनको घनिष्ठ रूप में संबंधित नहीं बताया, बल्कि बिल्कुल पृथक पृथक दिखा रखा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। अब क्या होगा, इससे शक्ति शक्ति की नियंत्रक बन जाएगी। मतलब ये जो शक्ति है तीनों, ये एक दूसरे के नियंत्रक बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने कार्य क्षेत्र तक है, ये अपने कार्य क्षेत्र तक है, ये अपने कार्य क्षेत्र तक है, और ये तीनों ही अपने कार्य, शक्ति और अवधि की दृष्टि से एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। दूसरा क्या होगा, शक्ति शक्ति द्वारा संतुलित हो जाती है। मतलब शक्ति ही शक्ति को संतुलित कर देती है। क्यों करेगी? क्योंकि इन्हें वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप में संचालित करने के लिए एक दूसरे का सहयोग भी करना पड़ेगा। भाई अगर कार्यपालिका हठधर्मिता पर उतर आती है तो व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए उनको लागू नहीं करेगी तो राज्य व्यवस्था ठप हो जाएगी। समझ रहे हैं या नहीं? इसी प्रकार से व्यवस्थापिका यदि हठधर्मिता पर उतर जाती है तो कार्यपालिका के द्वारा जो बजट है, या हम ये कहें कि धन से संबंधित जो इनकी नीतियां हैं, इनका जो कार्यक्रम है, उसको व्यवस्थापिका स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए एक दूसरे का किसी न किसी रूप में सहयोग करेंगे, और सहयोग करेंगे तो क्या होगा, फिर शक्ति शक्ति द्वारा संतुलित हो जाती है। तीसरा, शक्ति केवल अपने ही अधिकार क्षेत्र में सीमित रहती है। अर्थात व्यवस्था अपने अधिकार क्षेत्र में रहेगी, कार्यपालिका अपने अधिकार क्षेत्र में रहेगी, न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र में रहेगी। मतलब व्यवस्थापिका कानून बनाने से संबंधित कार्य करे, कार्यपालिका कानून की क्रियान्विति से संबंधित कार्य करे, और न्यायपालिका कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड दे। और इसी के साथ में ये देखे कि व्यवस्थापिका संविधान के अनुरूप कानून बना रही है या नहीं, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए उनकी ठीक से क्रियान्विति कर रही है या नहीं, और कार्यपालिका के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, कहीं वो संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। यह है देखने की शक्ति न्यायपालिका के पास होगी। तो पृथक पृथक हो गया। यस, आगे बढ़े। चौथा है, शक्ति अन्य शक्तियों के समान हो जाती है। अर्थात ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों ही वास्तविक रूप में एक दूसरे के समान हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कानून बनाते हैं, कानूनों को लागू करते हैं, और कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देते हैं। तो किसी रूप में एक दूसरे से कम नहीं है। अगला पांचवा है, शक्ति अन्य शक्ति के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने में असमर्थ हो जाती है। नोट कीजिएगा, पांचवा क्या है, शक्ति अन्य शक्ति के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने में असमर्थ हो जाती है। इसका मतलब यह है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका का जो अधिकार क्षेत्र है इसका अतिक्रमण नहीं कर सकती है। कार्यपालिका न्यायपालिका का जो अधिकार क्षेत्र है इसका अतिक्रमण नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ तीनों ही शक्तियाँ, देखो मैं क्या बोलूँ, तीनों शक्ति मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों ही शक्तियाँ अपने कार्य, शक्ति और अवधि, कार्यकाल अवधि की दृष्टि से एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। इसलिए ये तीनों ही वास्तविक रूप में एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। समझ गए? अब ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, फिर ये आगे वाली बात समझ में आ जाएंगी। क्या? शक्ति नंबर 1 व्यवस्थापिका, शक्ति नंबर 2 कार्यपालिका, शक्ति नंबर 3 न्यायपालिका। भाई राजनीतिक शक्ति का प्रयोग तो प्रारंभ से ही चला आ रहा है। भाई समाज को या तो आस्था के सहारे चलाया जाता रहा है, या फिर सावचेत रूप में निर्णय लेकर के चलाया जाता रहा है। शक्ति के दुरुपयोग की गुंजाइश दोनों जगह है। आस्था के सहारे समाज व्यवस्था को चलाया जाता है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा दुरुपयोग होगा शक्ति का, और जब सावचेत रूप में निर्णय लेकर के समाज व्यवस्था को चलाया जाता है तो उसमें भी ये शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में आ जाती है। तीनों प्रकार की शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में आ जाती है तो अत्याचार होगा। इसको स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली कहा जा सकता है। व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। और इसी ही शक्ति के दुरुपयोग को दूर करने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। किसके द्वारा? फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। मैं कह सकता हूं कि फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू को बारंबार नमन है। क्यों? क्योंकि इन्होंने राजनीति विज्ञान को ऐसा सिद्धांत दिया है जिसके लिए राजनीति विज्ञान सदा इनका ऋणी रहेगा। इनका कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते। आगे बढ़े। अब मैंने यहां लिखा है, पॉइंट्स रूप में देखिएगा, राज शक्ति की अभिव्यक्ति 3 रूपों में होती है। देखिएगा, राज शक्ति, राज्य शक्ति कह सकते हैं आप, राज शक्ति की अभिव्यक्ति 3 रूपों में होती है। इसका मतलब क्या है? भाई राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय, केंद्रीय अध्ययन विषय क्या है? राज्य है कि नहीं? अच्छा, राज्य का निर्माण 4 तत्वों से होता है। समझें, मैं बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। 4 तत्वों से होता है। क्या क्या? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता।
समझ रहे हैं ना। क्या 1947 से पहले भारत एक राज्य था? नहीं था। क्यों? जनसंख्या थी, निश्चित भूभाग भी था, है, और हमारी सरकार भी थी, लेकिन हम संप्रभु नहीं थे, हम संप्रभु नहीं थे, इसलिए 1947 से पहले हम वास्तविक रूप में राज्य नहीं थे। समझ रहे हैं ना। तो वास्तव में यहाँ राज्य का निर्माण 4 तत्वों से हो रहा है, और 4 तत्वों में मैंने बताया सरकार, ठीक है, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। और सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। तो वास्तव में राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है। नोट कीजिएगा, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है, और ये 3 रूपों में होती है। किस रूप में होती है? कानून बनाने के रूप में, मतलब राज्य की जो इच्छा होती है उस इच्छा को वास्तविक रूप में कानूनों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, और जब कानूनों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो फिर उन कानूनों की क्रियान्विति करनी पड़ती है। तो कानूनों के रूप में अभिव्यक्त होता है, कानून कौन बनाएगा? व्यवस्थापिका। और फिर उस जो इच्छा को कानूनों का रूप दिया गया है उसकी क्रियान्विति कौन करेगा? कार्यपालिका। और यदि राज्य की जो इच्छा की अभिव्यक्ति हो रही है कानून के रूप में और उसके रूप में इसकी क्रियान्विति की जा रही है, अगर राज्य की इच्छा का उल्लंघन किया जाए तो फिर ऐसी स्थिति में दंड देने के लिए तीसरी संस्था कौन सी होनी चाहिए? न्यायपालिका। तो वास्तविक रूप में 3 हो गए। राज शक्ति की अभिव्यक्ति 3 रूप में होती है। किस रूप में? व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायिक। व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायिक, अर्थात कानून बनाने के रूप में ये कार्य व्यवस्थापिका करेगी, कानूनों की क्रियान्विति के रूप में ये कार्य कार्यपालिका करेगी, और कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देने के रूप में ये कार्य न्यायपालिका करेगी। संविधान की व्याख्या के रूप में ये कार्य न्यायपालिका करेगी। यस, 3 रूप हो गए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये 3 शक्ति मैंने इसलिए यहाँ नोट किए। शक्ति नंबर 1 व्यवस्थापिका, शक्ति नंबर 2 कार्यपालिका, शक्ति नंबर 3 न्यायपालिका। समझ में आ गया। तो वास्तविक रूप में जब तक शक्ति को शक्ति का ही विरोधी नहीं बना दिया जाए, जब तक शक्ति को शक्ति के द्वारा ही नियंत्रित नहीं कर दिया जाए, तब तक वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को नहीं रोका जा सकता है, राजनीतिक शक्ति का सदुपयोग नहीं हो सकता है। और जब तक राजनीतिक शक्ति का सदुपयोग नहीं होगा तब तक व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती, और यह एक अत्याचारी शासन की परिभाषा कहलाएगी। यदि एक ही व्यक्ति के हाथों में व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायिक शक्ति होगी तो यह अत्याचार तंत्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कहलाएगी। इसलिए यदि राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है तो इसके लिए शक्ति का पृथक्करण करना ही पड़ेगा, और शक्ति का पृथक्करण यही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कि कानून बनाने की शक्ति अलग संस्था के हाथों में दे दीजिएगा, कानून क्रियान्वित करने की शक्ति अलग संस्था के हाथों में दे दीजिएगा, और कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देने की शक्ति अलग संस्था को दे दीजिएगा। यह जो शक्ति का विभाजन है यही वास्तविक रूप में शक्ति पृथक्करण कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। आगे बढ़े। अगला बिंदु मैंने लिया है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के लेखक। वास्तविक रूप में देखो मूल बात अब यहां समझना है, शक्ति विभाजन की बात। अब यहां शब्दों का थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं मैं। शक्ति विभाजन की बात प्राचीन समय से की जाती रही है, परंतु स्पष्ट रूप में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो दिया है फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने दिया है। इसलिए मोंटेस्क्यू को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक कहा जाता है। नोट कीजिएगा, जनक कहा जाता है। परंतु मोंटेस्क्यू से पहले शक्ति विभाजन की बात अनेक विद्वानों ने की है, और मोंटेस्क्यू के बाद भी अनेक विद्वानों ने शक्ति विभाजन की बात की है। कैसे? अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में स्पष्ट रूप में विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक शक्ति का उल्लेख किया है अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में। अरस्तु ही राजनीति विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। सिसरो के द्वारा भी शक्ति विभाजन की बात की गई है, पोलिबियस के द्वारा भी, जीन बॉन्ने के द्वारा भी, और जॉन लॉक के द्वारा भी। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध में शक्ति विभाजन की बात की है, और मोंटेस्क्यू ने तो अपने पुस्तक विधि की भावना, नोट कीजिएगा ये इनकी पुस्तक जिसमें इन्होंने शक्ति पृथक्करण का उल्लेख किया है, विधि की भावना, क्या? द स्पिरिट ऑफ लॉ, 1748 में लिखी थी, 1748 में लिखी है विधि की भावना। इस पुस्तक में इन्होंने शक्ति पृथक्करण का उल्लेख किया है, शक्ति पृथक्करण की बात की है। और इसी कारण वास्तविक रूप में चूंकि मोंटेस्क्यू जो कि फ्रांसीसी विचारक है, इन्होंने स्पष्ट रूप में, व्यापक रूप में शक्ति पृथक्करण की बात की है,
इसीलिए मॉन्टेस्क्यू को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक कहा जाता है। परंतु मॉन्टेस्क्यू के बाद भी ब्लैकस्टोन, मेडिसन और हैमिल्टन आदि विद्वानों के द्वारा शक्ति विभाजन की बातें की गई है। परंतु शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की बात यदि की जाए तो मॉन्टेस्क्यू से पहले स्पष्ट रूप में किसी ने भी शक्ति पृथक्करण की बात नहीं की है। विभाजन की बात अवश्य की, विभाजन का विचार अवश्य दिया, लेकिन स्पष्ट रूप में पृथक्करण की बात नहीं की है। सर्वप्रथम मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ही ये विचार दिए गए, इसलिए इनको शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक कहा जाता है। इसके बाद में ब्लैकस्टोन, मेडिसन और हैमिल्टन के द्वारा भी इससे संबंधित अपने विचार दिए गए हैं। तो ये इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होगी। समझ गए? आगे बढ़े। अब भाई शक्ति पृथक्करण की क्या परिभाषा है? स्वयं मॉन्टेस्क्यू ने इसकी परिभाषा दी है, बहुत व्यापक परिभाषा है, बहुत लंबी परिभाषा दी है। मैंने इसको शॉर्ट रूप में लिया है, संक्षिप्त रूप में लिया है, जिससे कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को कोई परेशानी नहीं आई। हाँ, मैं इसको समझा जरूर दूंगा व्यापक रूप में। लिखा मैंने शॉर्ट रूप में लिया है। क्यों? क्योंकि मॉन्टेस्क्यू की पूरी परिभाषा यदि हम लेते हैं तो भाई मैं ये कहता हूँ कि इसमें कंप्लीट यदि ये परिभाषा लिखेंगे तो नहीं लिख पाएंगे हम। समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं समझा अवश्य दूंगा। आप इतनी सी परिभाषा को नोट कर दीजिएगा। क्या कह रहा हूँ? आप ये जो परिभाषा मैंने यहाँ नोट किए, इसको आप नोट कीजिएगा, इसमें सारी बातें समाहित हो जाएंगी। अब देखो, मैं ये परिभाषा दूँ उससे पहले सामान्य रूप में बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि वास्तविक रूप में राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति, क्या कह रहा हूँ, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है। और वास्तविक रूप में सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसका मतलब है कि राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो, दुरुपयोग को रोका जाए, इसके लिए वास्तविक रूप में राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति 3 रूपों में होती है। तो 3 रूपों में होती है, इसलिए इन तीनों ही रूपों को अलग अलग हाथों में अलग अलग संस्थाओं को सौंप दिया जाए। मतलब कानून बनाने की शक्ति अलग संस्था को दें, कानूनों को लागू करने की शक्ति अलग संस्था को दें, और इसके साथ में कानूनों का उल्लंघन करने के लिए दंड देने की शक्ति अलग संस्था को दें, जिसे क्रमशः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहा जाएगा। यह जो शक्ति का पृथक्करण किया जा रहा है वही शक्ति पृथक्करण कहलाता है। वही शक्ति पृथक्करण कहलाता है। ये शक्ति पृथक्करण है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखो आप मॉन्टेस्क्यू क्या करें कि प्रत्येक सरकार में 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक सरकार में 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। भाई इन 3 शक्ति की बात की जाए, मैं ये कहूँगा कानून बनाना, कानूनों को लागू करना और कानूनों की व्याख्या करना या उल्लंघन करने वालों को दंड देना। ये 3 शक्तियां तो किसी न किसी में प्राचीन समय से रही हैं। प्लेटो ने भी अपनी पुस्तक द लॉज में इसका प्रत्यक्ष रूप में उल्लेख किया है, अरस्तु ने भी उल्लेख किया अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में। मतलब मूल भावार्थ देखो क्या है, मूल भावार्थ ये है कि प्रत्येक सरकार में 3 प्रकार की शक्तियां होती ही हैं। मतलब किसी न किसी पे कोई न कोई कानून तो बनाएगा, ये बनाएगा, कानून बनाने पड़ेंगे, कानून को लागू भी करना पड़ेगा, और कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है तो दंड भी देना पड़ेगा। मतलब समाज व्यवस्था को सुचारू रूप में चलाने के लिए नियम बनाने पड़ेंगे ना, और नियम बना दिए तो लागू करना पड़ेगा, और लागू करना पड़ेगा तो उल्लंघन भी करने वाले होंगे, हैं, उल्लंघन करने वाले होंगे तो दंड भी देना पड़ेगा। तो इसका मतलब 3 शक्ति तो होंगी ही होंगी, कानून बनाने वाले, कानूनों को लागू करने वाले, और कानूनों को उल्लंघन करने वालों को दंड देने का कार्य। मतलब व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायिक। समझ गए? व्यवस्थापन कानून बनाना, कार्यपालन कानूनों को लागू करना, और न्यायिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देना। तो ये 3 कार्य किसी न किसी रूप में प्रत्येक सरकार में होते हैं। प्रत्येक प्रकार की सरकार में 3 शक्तियां होंगी ही होंगी, प्राचीन समय से देखिएगा। अब वो एक अलग बात है, प्राचीन समय में निरंकुश राजतंत्र था, तो राजा ही व्यवस्थापक होता था, राजा ही कार्यपालक होता था, राजा ही न्यायपालक होता था, न्यायिक होता था, न्यायिक कार्य करता था। मतलब राजा ही व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायिक तीनों कार्य करता था। पर कार्य तो 3 करते थे ना, 3 कार्य तो करने ही पड़ते थे। कानून भी बनाना पड़ता था, लागू भी करना पड़ता था, और उल्लंघन करने वालों को दंड भी देना पड़ता था। मूल बात समझना है, 3 शक्तियां, 3 कार्य तो होते ही होते थे। यही तो मूल बात है। अब ये एक व्यक्ति के हाथ में हो जाएंगे तो ये अत्याचार तंत्र की परिभाषा होगी। और ये तीनों शक्तियां अलग अलग संस्थाओं में, मैंने यहाँ लिखा ना, शक्तियों का संस्थाकरण करना बहुत जरूरी है। 3 अलग अलग संस्थाओं में यदि दे दिए जाते हैं तो वही शक्ति पृथक्करण कहलाएगा। बस, यस। अब देखो 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, व्यवस्थापन संबंधी, शासन संबंधी, न्याय संबंधी। ये अलग अलग हाथों में हो,
मॉन्टेस्क्यू कह रहे हैं ये अलग अलग हाथों में हों, यही शक्ति पृथक्करण है। कैसे? मॉन्टेस्क्यू कह रहे हैं कि यदि व्यवस्थापन और शासन संबंधी शक्ति एक ही संस्था में या एक ही व्यक्ति के हाथ में होंगे तो इसका मतलब एक ही संस्था कानून बना रही है, एक ही संस्था कानूनों की क्रियान्वित कर रही है, तो जनहित नहीं हो सकता, अत्याचार होगा। और यदि व्यवस्थापन और न्यायिक शक्ति एक ही हाथ में दे दी जाए तो कानून बनाने वाले भी एक ही संस्था है, एक ही व्यक्ति है, और उनको लागू करने के लिए या उनका ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में दंड देने की शक्ति भी एक ही हाथ में है, तो डेफिनेटली व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता, स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। और यदि शासन संबंधी और न्याय संबंधी शक्ति एक ही संस्था या एक ही व्यक्ति के हाथ में दे दी जाएगी तो ऐसी स्थिति में भी वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। मतलब मूल बात यह है कि व्यवस्थापन, शासन और न्यायिक, मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मतलब कानून बनाना, कानूनी क्रियान्वित करना और कानूनों का उल्लंघन करने के लिए दंड देना, ये तीनों ही शक्तियां यदि एक ही हाथ में होंगी या दो शक्तियां भी एक ही संस्था या एक ही व्यक्ति के हाथ में होंगी तो वहां व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता, व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकता, इसी के साथ में जनहित नहीं हो सकता, जन कल्याण के कार्य नहीं किए जा सकते हैं। निश्चित रूप में ऐसी व्यवस्था को अत्याचारी व्यवस्था कहा जाएगा, अत्याचारी शासन कहा जाएगा, स्वेच्छाचारी शासन कहा जाएगा। इसलिए मॉन्टेस्क्यू का कहना है कि यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रखनी है, व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रखना है, अत्याचार से बचाव करना है, तो इसका एक ही उपाय है और वो उपाय ये है कि ये तीनों शक्तियां अलग अलग हाथों में, अलग अलग संस्थाओं में बांट दी जाएं। यही शक्ति पृथक्करण है। आगे बढ़े। मॉन्टेस्क्यू ने दो प्रस्तावनाएं स्थापित की हैं, मतलब अपनी इस परिभाषा के आधार पर मॉन्टेस्क्यू ने दो प्रस्तावनाएं स्थापित की हैं, दो निष्कर्ष निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? नंबर एक, सरकार में तीन प्रकार की पृथक पृथक शक्तियां हैं। आपके सामने सरकार में तीन प्रकार की पृथक पृथक शक्तियां हैं, नोट कीजिएगा। सरकार में तीन प्रकार की पृथक पृथक शक्तियां हैं। क्या समझी? इस परिभाषा में है ये बात क्या? सरकार में तीन प्रकार की पृथक पृथक शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियां हैं? विचार आने चाहिए आपके मस्तिष्क में। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये देखो ये परिभाषा इसमें छिपी हुई है बात, इसी से तो निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम दो। मॉन्टेस्क्यू ने स्वयं ने अपनी दो प्रस्तावनाएं दी हैं, ये स्थापित किए हैं, दो निष्कर्ष निकाले हैं। ये कहिए आप, मैं ये कह रहा हूँ कि यूँ कहिएगा कि दो निष्कर्ष निकाले, आप तो समझ गए। क्या? सरकार में तीन प्रकार की पृथक पृथक शक्तियाँ हैं। अब आप देखिएगा, व्यवस्थापन संबंधी, शासन संबंधी, न्याय संबंधी, तीन हो गए ना। अरे भाई, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नहीं समझे? यूं समझो, कानून बनाना, कानूनों की क्रियान्वित करना और कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देना। समझ गए? व्यवस्थापन, शासन संबंधी और न्याय संबंधी। क्या? व्यवस्थापन संबंधी, शासन संबंधी, न्याय संबंधी, मतलब व्यवस्थापिका संबंधी, कार्यपालिका संबंधी, न्यायपालिका संबंधी। आप तो समझ गए ना। तो सरकार में तीन प्रकार की पृथक पृथक शक्तियां होती हैं, मतलब इनको वास्तविक रूप में अलग अलग रूप में शक्तियां दे दी गई हैं। व्यवस्थापिका को कानून बनाने से संबंधित हैं, कार्यपालिका या शासन संबंधी को कानून की क्रियान्वित संबंधित, और न्यायपालिका को न्याय से संबंधित, मतलब कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देना है। संविधान की व्याख्या करना, ठीक है, संविधान के अनुरूप कानून बन रहे या नहीं, संविधान के अनुरूप नीतियाँ बनाई जा रही हैं या नहीं, ठीक है, ये देखने का जो कार्य वो न्यायपालिका का है। दूसरा, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इन शक्तियों का केंद्रण नहीं होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, नोट कीजिएगा। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इन शक्तियों का केंद्रण नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका? कि अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रखना है, हम राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते किस लिए हैं भाई? इसलिए तो करते हैं कि वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राजनीतिक विज्ञान की ही होती है। इसलिए आप देखिएगा कि जहां कहीं भी, मैं विशेषकर मॉडर्न कंट्रीज का एग्जांपल दे सकता हूं यहाँ, कि अगर वहां किसी भी रूप में कोई आंदोलन या विरोध होता है तो वास्तविक रूप में सबसे पहले शासक के द्वारा राजनीति विज्ञान विभाग को ताला लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि स्वतंत्रता की शिक्षा राजनीति विज्ञान ही देता है। हाँ, ये बात सत्य है
कि राजनीतिक विज्ञान ही स्वतंत्रता की शिक्षा देता है, और स्वतंत्रता की यदि रखवाली भी करनी है, रखवाली करने की जिम्मेदारी भी है, तो वो भी राजनीति विज्ञान की ही है। और राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक, विद्यार्थी और राजवैज्ञानिकों का ये परम दायित्व है, उनके कंधे पर ये पूरा वजन है, ये वजन उनको ढोना है और ढोना चाहिए, उनका दायित्व है, उनका सर्वोच्च मूल्य है। उनका सर्वोच्च मूल्य ये भी है साथ में कि पूरी मानव जाति को विनाश से बचाना। समझे अब इसको? स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इन शक्तियों का केंद्रण नहीं होना चाहिए। मतलब यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रखनी है तो व्यवस्थापन, कार्यपालन मतलब शासन संबंधी कह सकते हैं, व्यवस्थापन, शासन संबंधी और न्याय संबंधी जो शक्तियां हैं ये एक जगह एकत्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये पृथक पृथक रहनी चाहिए। अगर एक ही संस्था के पास में कानून बनाना और कानून की क्रियान्वित करना और न्याय से संबंधित कार्य आ जाते हैं तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए मॉन्टेस्क्यू का कहना है कि वास्तविक रूप में शक्ति का केंद्रण नहीं होना चाहिए, शक्ति बटी हुई होनी चाहिए, शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। मतलब व्यवस्थापिका कानून बनाए, कार्यपालिका उनको लागू करे और न्यायपालिका ये देखे कि भी कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है या संविधान के अनुरूप कानून बनाए जा रहे हैं या नहीं, और कार्यपालिका जिस रूप में व्यवस्थापिका ने कानून बनाए उसी रूप में उनकी क्रियान्वित कर रही है या नहीं, ये जो है कौन देखेगा? न्यायपालिका। तो वास्तविक रूप में यदि शक्ति का केंद्रण हो गया तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती है। इसलिए शक्ति का केंद्रण किसी रूप में नहीं होना चाहिए। शक्ति केंद्रण का मतलब ये है कि किसी भी सरकार की एक अंग में, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, एक में शक्ति का केंद्रण नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे संसदीय शासन प्रणाली की हम बात करें तो आज ये कहा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री के पास में शक्तियों का केंद्रीकरण होता जा रहा है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में भी कहा जाता है कि वास्तविक रूप में कार्यपालिका के हाथों में, मतलब मूलतः दोनों प्रकार के शासन प्रणाली के बारे में आप कह सकते हैं कि कार्यपालिका के हाथों में शक्तियों का केंद्रीकरण होता जा रहा है, कार्यपालिका में शक्तियों का केंद्रीकरण होता जा रहा है। जैसा कि लॉर्ड हेवर्ट ने कहा है कि ये नई तानाशाही, इसको रोकिएगा। उन्होंने मतलब लॉर्ड हेवर्ट ने अपनी पुस्तक न्यू डेस्पोटिज्म में, लॉर्ड हेवर्ट ने अपनी पुस्तक न्यू डेस्पोटिज्म, नई तानाशाही, लॉर्ड हेवर्ट की पुस्तक का क्या नाम है? नई तानाशाही। इन्होंने अपनी पुस्तक में, नई तानाशाही में लिखा है कि ये जो कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ रही हैं यह एक नई तानाशाही है, और वास्तविक रूप में समय रहते यदि कार्यपालिका की शक्ति को नहीं रोका गया तो वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती है। कार्यपालिका व्यक्ति की स्वतंत्रता को निगल जाएगी। वही तो संकेत है ये कि शक्ति का केंद्रण नहीं होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने कही है ये बात, जबकि आज हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंतर्गत, चाहे संसदात्मक शासन प्रणाली हो, चाहे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो, यस, और चाहे अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, सभी जगह पूरी दुनिया में कार्यपालिका में शक्ति का केंद्रीकरण होता जा रहा है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। वास्तविक रूप में यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अच्छा संकेतक नहीं है। आप देखिएगा, हम एक तरफ शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत को समझते हैं, मॉन्टेस्क्यू के शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत को, फिर भी हम गलती क्यों करते हैं? व्यवहारिक रूप में हम ध्यान क्यों नहीं देते? मॉन्टेस्क्यू क्या करे? स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इन शक्तियों का केंद्रण नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में तो कार्यपालिका में, पूरी दुनिया में कार्यपालिकाओं में शक्ति का केंद्रीकरण होता जा रहा है। क्या अच्छा संकेतक है ये? नहीं, स्वतंत्रता के लिए अच्छा संकेतक नहीं है। स्वयं लॉर्ड हेवर्ट ने अपनी पुस्तक न्यू डेस्पोटिज्म, नई तानाशाही में कहा है कि यह जो कार्यपालिका है, जो ये कार्यपालिका शक्तियां बढ़ रही हैं, ये एक नई तानाशाही है, समय रहते इसे रोकिएगा, अन्यथा ये हमारी स्वतंत्रता को निगल जाएगी। इसलिए मॉन्टेस्क्यू कह रहे हैं कि यदि स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है तो शक्तियों का केंद्रण नहीं होना चाहिए। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से किसी भी एक अंग में शक्ति का केंद्रण हो रहा है, शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है, तो ये अच्छा संकेतक नहीं है। समझ गए? समझना जो बात मैंने बताई है। आगे बढ़े। अब मॉन्टेस्क्यू क्या करें? अगली बात कि स्वतंत्रता को श्रेष्ठतम मानवीय अच्छाई मानता है। कौन? मॉन्टेस्क्यू। ध्यान दीजिएगा, मॉन्टेस्क्यू स्वतंत्रता को श्रेष्ठतम मानवीय अच्छाई मानता है। मतलब ये वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मानवीय अच्छाई मानता है, और ये तभी संभव हो सकती है जबकि वास्तविक रूप में शक्तियों का पृथक्करण हो। शक्ति का केंद्रण नहीं होना चाहिए सरकार के किसी भी एक अंग में, या किसी भी एक व्यक्ति में, किसी भी एक संस्था में, किसी भी एक समूह में शक्ति का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। अगली बात, मॉन्टेस्क्यू कह रहे हैं कि विधि के अनुसार व्यवहार ही स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा, विधि के अनुसार व्यवहार ही स्वतंत्रता। किसने कही ये बात? मॉन्टेस्क्यू ने। इनका कहने का मतलब ये है
कि वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, परंतु वास्तविक रूप में ये तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, परंतु वो विधि के अनुसार हैं, कानून के अनुसार है, मनमाने रूप में नहीं है। मनमाना आचरण करना स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि विधि के अनुसार व्यवहार करना ही स्वतंत्रता है। कौन कह रहे हैं? मोंटेस्क्यू। और लास्ट में मैंने यहाँ दो विद्वान की पुस्तकों के नाम और लिखे हैं जो कि एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछ लिए जाते हैं, नोट कीजिएगा। यहाँ एक पुस्तक है फ्रेडरिक की, किसकी? फ्रेडरिक की, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। फिर से बोल रहा हूँ, फ्रेडरिक की पुस्तक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। इस पुस्तक के अंतर्गत फ्रेडरिक ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लेख किया है। दूसरा है ब्लैकस्टोन की पुस्तक, इंग्लैंड के कानून पर टीकाएं। ध्यान दीजिएगा, ब्लैकस्टोन की पुस्तक का नाम है इंग्लैंड के कानून पर टीकाएं। इसकी पुस्तक का नाम है ये ब्लैकस्टोन। तो एग्जाम में ये दोनों पुस्तक किसी न किसी पूछ ली जाती हैं। इसी के साथ में यहाँ जॉन लॉक की पुस्तक मैंने बताई दी है, अरस्तु की पुस्तक मैंने बताई दी है, जो महत्वपूर्ण पूछा जाता है अक्सर। बाकी तीन सब विद्वानों की अलग अलग जो किताबें मैं क्रमबद्ध रूप में सब कुछ बता दूंगा, मतलब एक ही बात हम छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ कंप्लीट करेंगे। और जहाँ क्योंकि यहाँ हमारा जो मूल वास्ता है वो शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत से, जिसके जनक मोंटेस्क्यू हैं, और मोंटेस्क्यू ने अपनी किस पुस्तक में इसका उल्लेख किया है? विधि की भावना, द स्पिरिट ऑफ लॉ, कब? 1748। मूल तो यहाँ ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया आपका शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसका अर्थ परिभाषा। ठीक है, परिभाषा तो विशेषकर मोंटेस्क्यू ने ही दी है, क्योंकि हमें तो मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अध्ययन करना है। क्या कह रहा हूँ? हमें तो मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अध्ययन करना है। तो आज हमने ये तीन बातें समझा दी हैं, क्या कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, और इसके बाद में इसका क्या सामान्य अर्थ है, और इसकी क्या परिभाषा है। इसके बाद में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के ऊपर मैं समग्र रूप में जितनी भी बातें हैं सारी आपको समझाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही वीडियो क्यों ना बनानी पड़े। परंतु मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी मैं समझाता हूँ उसको दिल से, गहराई से, गंभीरता से, एकाग्रता से, एकाग्रचित होकर के समझना है। औपचारिकता नहीं निभाना है। औपचारिकता करेंगे तो आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, और यदि आप अपने शिक्षक के साथ अन्याय कर रहे हैं तो ये उचित बात नहीं है। ये हमारी समाज व्यवस्था का सर्वोच्च मूल्य नहीं है। ये हमारी समाज व्यवस्था का निम्न से निम्न, घटिया से घटिया, गौण से गौण मूल्य है। क्या? यदि शिक्षक के द्वारा कहा जा रहा है कि आप गंभीरता से हमारी बात को समझिएगा, तो आपको उस आदेश का पालन करना है। हाँ, आप मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, इसलिए मैं आपको कह तो सकता ही हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रतिदिन जो ये मेहनत कर रहा हूँ केवल आपकी सफलता के लिए कर रहा हूँ। तो हमारी इस मेहनत को बेकार ना जाने दें। इसका आपको लाभ मिलना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होना चाहिए। आप एक सफल शिक्षक बनने चाहिए, आप एक सफल अधिकारी बनने चाहिए, जिससे कि हमारा जो परम दायित्व है मानव जाति को विनाश से बचाना, उसको आप ठीक से निभा सकें। मैं इस रूप में राजनीति विज्ञान को समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।